हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम लेक्चर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। जैसा लास्ट टाइम पे हम लोग ने टाइप्स के बारे में पढ़ा, इनके टाइप्स पे पढ़ा था। टाइप्स में हम लोग ने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स के बारे में, कार्डिक मसल्स के बारे में और विसरल मसल्स के बारे में। उसमें हम लोग ने जब स्केलेटल मसल फाइबर्स पढ़ा था या स्केलेटल मसल पढ़ा था, उसमें हम लोग रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि जो हम बात करते हैं स्पैरो, स्पैरो किसका एग्जाम्पल है? स्पैरो आपका वाइट मसल फाइबर का एग्जाम्पल है, जबकि काइट आपका रेड मसल फाइबर्स का एग्जाम्पल है। मैराथन रेस किसका एग्जाम्पल है? मैराथन रेस रेड मसल फाइबर का एग्जाम्पल है, जबकि हम बात करें रिले रेस या शॉर्ट वाइट मसल फाइबर्स का एग्जाम्पल है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं नीट में। और ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन करते समय आप एनसीईआरटी पर ही कन्फाइंड मत रहिए। एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है, बट उसके साथ भी कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उस कंटेंट को जब आप पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के चढ़ा के पढ़ो, थोड़ा सा आप उसके बाहर के दायरे को बढ़ाओ, जिससे आप चीज़ें आसानी से तैयार कर सको। वरना आप तो फिर लाइन रट के चले जा रहे हो एग्जाम में। बहुत टीचर क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी रट लो रट लो रट लो। रटना नहीं है बेटा, कुछ भी रटना नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना है। कल को डॉक्टर बनोगे, आप रट के हर चीज़ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि स्केलेटन मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है उसकी बात अगर हम करते हैं तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बताओ? ब्रांच की अनब्रांच्ड? तो सर ये अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। बताओ स्ट्रेशन प्रेजेंट कि नहीं प्रेजेंट है? तो स्ट्रेशन होता है सर, स्ट्रेशन भी होता है, या बैंड प्रेजेंट होते हैं। और इनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ये हमने प्रॉपर्टी लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। किसके कंट्रोल में होता है? कंट्रोल में हम कहते हैं सीएनएस के कंट्रोल में होता है, यानी कैसे हो गए? वॉलेंट्री हो गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने लास्ट टाइम पे इनके बारे में पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिवीजन तो हो गया, अब हम बात करते हैं मसल्स की। मसल कैसे काम करती हैं? अ होल स्केलेटन मसल इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इपीमाइसियम। यहाँ से नीट के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने कहा कि एक स्केलेटन मसल है, हमने कहा स्केलेटन मसल है। स्केलेटन मसल जो है उसके ऊपर एक बाहर से कवरिंग पाई जाती है। वो कवरिंग कहीं ना कहीं क्या कहलाती है? एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसको, वो एक्सटर्नल कवरिंग किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको आप बोलते हो इपीमाइसियम। क्या बोलते हो बेटा? इपीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, अंडर द इपीमाइसियम। अब मान लो कि बाहर, जो बाहर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इस तरह से। इसके बाद सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, अंडर द इपीमाइसियम। इपीमाइसियम के अंदर मैनी मसल बंडल्स, ढेर सारे जो मसल बंडल्स हैं, ढेर सारे जो मसल बंडल हैं, आर, इसी को हम मसल बंडल को ही हम क्या बोलते हैं? फैसिकल्स बोल देते हैं, और फैसिकुलाई भी बोल देते हैं। आर प्रेजेंट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, जिसके अंदर ढेर सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये क्या हो गया? ये जो पाइप दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मसल बंडल हैं, या इसे आप कह सकते हो फैसिकल्स। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मसल बंडल होते हैं, नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मसल बंडल होते हैं, इपीमाइसियम के अंदर जो मसल बंडल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फैसिकल्स। क्या बोलते हैं? फैसिकल्स। फैसिया और फैसिकल्स में डिफरेंस होता है, ध्यान देना। फैसिकल्स, अगला पॉइंट है, फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ। अब ये ढेर सारे जो फैसिकल्स हैं, ये ढेर सारे जो फैसिकल्स हैं, इनको कवर करने के लिए, इनको बांध के रखने के लिए, इन बंडल्स को कौन होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है आपके लिए, फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजनस टिश्यू। जबकि हम ऊपर बात कर रहे थे, सबसे पहला हम बोल रहे थे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। इपीमाइसियम क्या है? ये रेड वाला जो हमने बनाया था, ये इपीमाइसियम है। क्या है? इपीमाइसियम। इपीमाइसियम। और ये किसका बना है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उसके बाद हमने बंडल्स के बारे में पढ़ा, मसल बंडल को, जिसको हमने बोला फैसिकल्स बोला। अब ये सारे के सारे फैसिकल जो है किसी कोलेजन प्रोटीन या फिर हम कोलेजन टिश्यू से बंधे हुए होते हैं, और ये लेयर जो है इसको हम बोलते हैं फैसिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फैसिया।
फैसिया बोलते हैं। इसके अंदर कौन है, मसल बंडल भरे हुए हैं। तो फैसिया और फेसिकल्स में अंतर है। नीट में कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 25 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है हमको, ईच मसल बंडल, प्रत्येक जो मसल बंडल है कंटेन करता है अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, इनके पास ढेर सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमसे कोई कल को ऑर्डर पूछ ले कि बताओ कैसे आपने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इपीमाइसियम है, फिर फेसिकुलाई है, जिसे आपने यहाँ पर देखो फेसिकुलाई भी लिखा था या फेसिकल्स भी लिखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर जो लेयर है उसे कहेंगे एंडोमाइसियम। ये कैसे पढ़ोगे आप, डायग्रामेटिक चलते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में हमने जैसे ही अभी एक मसल सेल्स की बात करते हैं, मायोसाइट्स बोलते हैं, एक मसल सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, मायोसाइट्स, ठीक है। ये इस तरह से एक मसल सेल है, उसकी बात करते हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं सर्कल सर्कल, ये जो सारे के सर्कल दिख रहे हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, इन सारे सर्कल्स के अंदर मायोफाइब्रल्स धसे हुए हैं। कौन धसे हुए हैं, मायोफाइब्रल्स। तो मसल फाइबर्स कंटेन मैनी फिलामेंटस मायोफाइब्रल्स या मायोफिलामेंट। तो एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर, या फिर हम कहें मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रल्स धसे हुए होते हैं। क्या करते हैं, मायोफाइब्रल्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ढेर सारे, जैसे मान लो ये है और इसके अंदर ढेर सारे ये धसे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, मसल फाइबर हो गया, और मसल फाइबर्स के अंदर ये मायोफाइब्रल्स हो गए। अंदर वाले क्या है, मायोफाइब्रल्स। नाउ जहां पर इसके अंदर ये यहाँ पर देखो ये फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज दैट एक मसल के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, मसल बंडल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको, सार्कोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, वैसे मसल सेल्स के अंदर भरा हुआ होता है सार्कोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स का क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म कंटेन लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई, और इनके अंदर जो ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हेंस इट इज टर्म्ड एज सिंसाइटियम। इसीलिए आपने जब स्केलेटन मसल फाइबर्स पढ़े थे या स्केलेटल मसल्स पढ़ा था, वहां पर कंडीशन क्या लिखी थी, सिंसाइटियम या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन लिखी थी। उसके बाद सार्कोलेमा। देखो ये बाहर की जो लेयर है, ये बाहर वाली जो लेयर है जिसको ढक रही है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। बताओ ये एक सेल है और सेल के अंदर ये एक फ्लूइड भरा है, ठीक है, ये फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। और ये जो फ्लूइड है इसे सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट है। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे होता है उसी तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सार्कोप्लाज्म हैज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम बोलते हैं, और जो स्टोर करता है कैल्शियम। तो जरा मुझे बताओ ज़्यादा मात्रा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में देखने को मिलता था, तो आपने कहा था सर दो टाइप के मसल फाइबर्स पढ़ा था हम लोग ने, रेड मसल फाइबर्स पढ़ा था और वाइट मसल फाइबर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता था, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या था, कम था। जबकि यहाँ पर रेड मसल फाइबर्स में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ज़्यादा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम मात्रा में था। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक। अगले पॉइंट में आते हैं, अगले पॉइंट में बढ़ते हैं हम लोग इसके। देखो ध्यान से, ये एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो आपके कई क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। ध्यान से देखो, हमने कहा एक मसल है, ये इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से बंडल्स लगे हुए हैं। ये किनारे वाला हिस्सा और ये किनारे वाला हिस्सा, ये कहलाता है टेंडन। क्या कहलाता है, टेंडन। और ये बीच वाला कहलाता है मसल बेली, ठीक है, मसल बेली। इसको हमने यहाँ से काट दिया। जब हमने काट दिया तो वही तो हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, काटने के बाद इस तरह से हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। देखो सबसे बाहर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं इपीमाइसियम, आपने इससे पहले पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे बंडल्स इस तरह से हैं और इनके अंदर
ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम के अंदर ये धसे हुए हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में चलते हैं, इनमें से एक बंडल बाहर निकाल दो तो उसको बोलते थे फैसिकल। क्या बोलते थे? फैसिकल। आपने पीछे पढ़ा है, पूरे एक इन्हीं धसे हुए मसल बैली से निकाल दो एक पूरा फाइबर तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फैसिकल बोलते हैं। और फैसिकल के अंदर भरे होते हैं हमारे मसल फाइबर्स। क्या भरे होते हैं? मसल फाइबर्स। ये इस तरह से मसल फाइबर्स बढ़े हैं। एक मसल फाइबर जो हमारी मसल सेल होती है ना, उसे हम मसल सेल्स को ही मसल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है। इसको बाहर निकाला तो इसके अंदर देखा कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है वाइट कलर की, जिसको बोलते हैं हम लोग सार्कोलेमा। और इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर फ्लूइड भरा है जिसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर धसे हुए फाइब्रिल्स को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, जो मसल्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी फैसिकल को पढ़ रहे हैं, उसमें जब हम मसल फाइबर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी या एंडोमाइसियम कहलाएगा। क्या कहेगा? एंडोमाइसियम। ठीक इस तरह से देखो, ये कोलेजनस टिश्यू है जिसे हम फैसिया बोल रहे थे। तो फैसिया के अंदर ही फैसिकल्स हमारे धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं। आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस डायग्राम के पीछे, ज़रा ध्यान से देखो। ये आपका बाजू है और इस बाजू के अंदर देखो इस तरह से इस मसल को निकाला गया और इसको काट के पढ़ रहे हैं। ये हम उसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये एक मसल है, जैसा आप देख रहे हो। मसल के अंदर आर्टरीज, वेन एंड नर्व सब प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से एक पार्ट निकाल लिया जिसको हम बोलते हैं मसल फैसिकल्स, या फिर हम सेल का बंडल बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं सेल का बंडल? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स धसी हुई हैं। इसके अंदर ढेर सारे क्या धसे हुए हैं? बंडल्स धसे हुए हैं। इसलिए देखो बोल दिया गया मसल फैसिकल या सेल का बंडल। और देखो इसके अंदर निकलता है मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स को बाहर निकाल के पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर ये मायोफाइब्रिल्स है। इस मायोफाइब्रिल्स में एम लाइन भी है, जेड लाइन भी है, एम लाइन भी है, जेड लाइन भी है। और यहाँ पर जेड लाइन, एम लाइन, ये पूरा देखने को मिलता है। यानी एक मसल की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोमियर। कितना कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगले पॉइंट में चलते हैं तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। एक मसल सेल है। अभी तो आपने डायग्रामेटिक समझा, अब आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक मसल सेल है। क्या है? मसल सेल, या फिर आपने कह दिया मायोसाइट्स। मसल सेल है। ये एक मसल सेल दिख रही है वो जो कि इलोंगेटेड होती है। तो मसल सेल्स कैसी होती हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे तारों जैसे होते हैं। इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड कैसी होती है? सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इलोंगेटेड सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, हैंस कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है बेटा? इलोंगेटेड। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मसल फाइबर्स। स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स। हम जैसे बात करते हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जैसा आप यहाँ पर देखो ये मायोफाइब्रिल्स है। क्या है? मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स के बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ढेर सारे हैं, न्यूक्लियस भी है। एक पूरी की पूरी ये मसल सेल्स आपके सामने देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर एक मसल सेल आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आप जैसे एक नॉर्मल सेल पढ़ते हो वैसे एक मसल सेल पढ़ लो, तो अगर एक मसल सेल पढ़ रहे हो या मायोसाइट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा? तो कहेंगे एज वी नो डैट, जैसा हम जानते हैं कि मसल सेल्स कैसी है? इलोंगेटेड है। बेटा कैसी है? इलोंगेटेड फाइबर्स है, लाइक सेल, हैंस कॉल्ड मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक जो मसल फाइबर्स है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, कॉल्ड। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और इसके अंदर होता है सार्कोप्लाज्म। क्या भरा होता है? सार्कोप्लाज्म। मान लो ये एक मसल फाइबर्स है और इस तरह से देखो, इस तरह समझो तो यहाँ पर देखो क्या भरा हुआ है? सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। बट इसको रोकने के लिए क्या है? सार्कोलेमा है। क्या है? सार्कोलेमा। अब हम अंदर चलते हैं इसके, इस स्ट्रक्चर के। यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ होगा? तो न्यूक्लियस भी होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे। साथ में इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा जो कैल्शियम को स्टोर करेगा, गोल्गी बॉडीज भी होंगे, वाटर भी होगा यहाँ पर और प्रोटीन भी होगा। और प्रोटीन में भी कौन सी बात करेंगे, हमने कहा था ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो प्रोटीन होती है उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। उसी तरह से याद रख लो, यहाँ पर मायोग्लोबिन है और कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। मायोएल्बुमिन है और मायोजेन है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलता है। तो 20% प्रोटीन है। और भी क्या चीज देखने को मिलेंगे, यहां पर मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मिनरल्स। कितना परसेंट है, 5% यहां पर मसल सेल के अंदर मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा मिनरल है जो ज्यादा मात्रा में मसल सेल्स में पाया जाता है, तो पोटेशियम है, मोस्ट अबेंडेंट है। कैसा है, मोस्ट अबेंडेंट है। यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है। साथ में मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट है। हाई एनर्जी कंपाउंड जैसे कि एटीपी है और केराटिन फॉस्फेट है, केराटिनिन नहीं है, केराटिन फॉस्फेट है। स्टोर यहाँ पर ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है फूड के फॉर्म में। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें मसल फाइबर्स की तो क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ parallelly arranged filament in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। इस तरह से ये साइटोप्लाज्म में ढेर सारे इस तरह से फाइब्रल्स धसे हुए होते हैं। इनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रल्स। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये एक मसल सेल्स बनी हुई है। मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रल्स एम्बेडेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका मायोफाइब्रल्स। अब पूरा डायग्राम आप एक बार फिर से देख लो लास्ट बार कि ये एक हो गई आपकी मसल फाइबर्स। ये क्या है, मसल सेल्स या मसल फाइबर है। वो उसमें ढेर सारे पैरेलली अरेंज्ड क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। किसमें, सार्कोप्लाज्म में। दीज पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रल्स। देखो आपके सामने पैरेलली अरेंज्ड जो है यहाँ पर मायोफाइब्रल्स देखने को मिल रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये मसल फाइबर है, लाइट और डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं। साथ में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सार्कोलेमा भी है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरह से देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर एक मायोफाइब्रल्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मायोफाइब्रल्स। जब हम मायोफाइब्रल्स की बात करते हैं, मायोफाइब्रल्स आप याद रखिएगा कि जो फाइब्रल्स साइटोप्लाज्म में धसे हुए हैं उन्हीं को हम मायोफाइब्रल्स बोल रहे हैं। मायोफाइब्रल्स हैज स्ट्रेटेड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस होता है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस का मतलब यही होता है कि उसमें बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। Myofibrils have striated appearance is due to distribution pattern of the two important protein। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मायोफाइब्रल्स होते हैं उसमें कौन सी ऐसी दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेशन फॉर्म में दिखता है। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। एक्टिन जो है लाइट होते हैं और मायोसिन जो है डार्क होते हैं। एक्टिन जो है आपके लाइट होते हैं और मायोसिन डार्क होते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, देखो लाइट फिलामेंट जो है एक्टिन कहलाता है। इसे हम आई बैंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। और इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट होते हैं। लाइट बैंड में क्या कंटेन करता है, लाइट बैंड क्या कंटेन करता है, एक्टिन फिलामेंट। जैसे मान लो एक ये मसल है और इसमें लाइट बैंड कुछ दिख रहे हैं और कुछ डार्क दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, डार्क कलर के दिख रहे हैं। ये देखो डार्क कलर के दिख रहे हैं। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो जो लाइट होते हैं, लाइट कलर के जो दिखते हैं, लाइट कलर के जो दिखते हैं वो उसमें कौन सा फिलामेंट होता है, एक्टिन। क्या होता है, एक्टिन। और जो डार्क दिखते हैं उसमें होता है मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन से थिन है और कौन से थिक हैं। एक्टिन जो लाइट वाले हैं वो कैसे थिक हैं कि थिन हैं, जबकि डार्क वाले क्या हैं, थिक हैं। थिक मोटे हैं। ठीक है, डार्क बैंड कैसे है, इसे एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड कहते हैं। आप याद रखना, भूलना नहीं। लाइट में मैट्रिक बता दे रहा हूँ, जीवन भर याद रखना। लाइट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, जबकि डार्क में ए आ रहा है। तो लाइट कैसा है, आइसोट्रोपिक, और डार्क कैसा है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है। अगले प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसमें ये कंटेन मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। तो हम बात करें अगर दोनों फिलामेंट की, चाहे वो एक्टिन हो और चाहे मायोसिन है, बोथ फिलामेंट
फिलामेंट आर अरेंज्ड इन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और किस तरह अरेंज होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। एंड ऑल्सो एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ट्रांसवर्स नहीं है, कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक दूसरे के अरेंज हैं एक्सिस में। इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं इनको, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अगले प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगली प्रॉपर्टीज हमारी है, in the center of each eye band is an elastic fiber called the Z line। दो आई बैंड के बीच में कहीं ना कहीं एक इलास्टिक फाइबर्स हैं जिसे हम Z लाइन बोलते हैं, विच बाइसेक्ट इट, जो इन्हें तोड़ती है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू Z लाइन। थिन फिलामेंट्स Z लाइन से अटैच होते हैं। द थिक फिलामेंट और इन द ए बैंड, ए बैंड में जो थिक फिलामेंट होते हैं आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द बैंड ऑफ अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जो थिक फिलामेंट होते हैं, जो थिन फिलामेंट होते हैं वो जेड लाइन से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। बट हम बात करें थिक फिलामेंट की, जिसे हम एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते थे, वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बैंड, इन द मिडिल ऑफ द बैंड ऑफ thin fibrous membrane called M line. The portion between two Z lines in the myofibrils is the functional unit of the sarcomere। ये एक बार ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ। The central portion of the thick filament myosin not overlap थिन फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एच जोन। तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े ये कैसे याद करेंगे। तो जरा आपके सामने एक डायग्राम है, आप जरा इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो। जरा देखो क्या है, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है उसी के बारे में। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसे मायोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मायोसिन। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे मायोसिन। इन मायोसिन के सेंटर पे कहीं ना कहीं एक लाइन है, मिडिल में लाइन है, जिसे हम एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम लाइन, ठीक है। अब ये एक्टिन फिलामेंट है, 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 एक्टिन फिलामेंट है। ये सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट है। जैसे हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि एक्टिन फिलामेंट एक जिगजैग लाइन से जुड़े हुए होते हैं। ये जिगजैग लाइन और कुछ नहीं है, जेड लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, जेड लाइन कहलाता है। जैसे यूनिट खिसकती है, इधर बढ़ती है, तो एच जोन खत्म हो जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में, दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो जगह है उसे हम एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इधर को शिफ्ट होगा, ये इधर को शिफ्ट होगा, ऐसे कंडीशन में एच जोन खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आते हैं, तो जब एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आएंगे तो बताओ कौन सी जोन जो है खत्म हो जाएगी, आप एच जोन कहोगे, खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी, एच जोन खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट, एक मायोसिन बैंड जितना लंबा है, मिडिल में जितना लंबा है, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, ए बैंड कहलाता है। क्या कहता है, ए बैंड। यानी एम लाइन को, अरे बेटा ये मायोसिन है, क्या है, मायोसिन। और मायोसिन को ही आप लोग क्या बोलते थे, मायोसिन को ही क्या बोलते थे, ए बैंड बोलते थे, ए बैंड बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे, एक्टिन, एक्टिन। इसको क्या बोलते थे, आई बैंड। उसी तरह तो लिखा है। तो बताओ, ये मोटी वाली लाइन है, ये मोटी वाली लाइन है, ध्यान से देखो, ये मोटी वाली लाइन है, क्या बताएगी, ए बैंड बताएगी, ठीक है। और ये जो जिगजैग लाइन है इसे हम जेड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड लाइन। इसी तरह से पीछे भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये यहाँ पर कुछ यूनिट है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मीरोमायोसिन पढ़ते हैं। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके मायोसिन के ऊपर। इसी तरह से एक्टिन फिलामेंट होते हैं और ये मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते क्या हैं, उससे पहले एक चीज जान लो कि दो जेड लाइन, एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई। जब ये दोनों जेड लाइन आपस एक दूसरे की तरफ खिंचती है तो कहीं ना कहीं वो क्या बताती है, सार्कोमेयर की यूनिट को बताती है। यानी जितना बाहर जाएगी और जितना पास आएगी, तो दो जेड लाइन के बीच का जो गैप होता है वही मसल के कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है, जिसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो ध्यान से इस डायग्राम को आप देखिए।
कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा यहाँ पर एम लाइन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एम लाइन। कहाँ पर है, मायोसिन के ऊपर एम लाइन प्रेजेंट है सेंटर पे, ठीक है। तो जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे, ये पूरा कैसा बैंड हो गया, ए बैंड हो गया। पूरा जो लेंथ होती है, मैंने बोला था मायोसिन की जो पूरी लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। जहाँ से एक एम लाइन मायोसिन बैंड और दूसरा मायोसिन बैंड जो है, दोनों आपस में जितने गैप दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कहलाता है आई बैंड, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिमिनिश्ड लाइन है या हल्की लाइन जो दिखती है वो क्या कहलाती है, आइसोट्रोपिक बैंड, या फिर कह सकते हैं एक्टिन फिलामेंट कहलाता है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। आप कंडीशन देख सकते हो, 3 कंडीशन यहाँ पे हैं, एक स्ट्रेच सार्कोमियर है, एक रेस्टिंग सार्कोमियर है। डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर ए एनाइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है, यानी एक्टिन है और ये मायोसिन है। जब ये यूनिट इधर से इधर खिसकेगी, जब ये यूनिट इधर से इधर खिसकेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एच जोन जो बीच में है वो खत्म हो जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा जोन खत्म हो जाता है, तो आप कहोगे मैक्सिमम कंट्रोशन में एच जोन जो है बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है। देखो यहाँ पर तो एच जोन है भी, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को।